डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के अंतर्गत आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रेडिट रेटिंग यानी साख क्षमता मूल्यांकन। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि साख क्षमता होती क्या है और साख क्षमता का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जितनी भी प्रकार की प्रतिभूतियाँ होती है जो मार्केट में कंपनियों द्वारा, सरकार द्वारा, निगम द्वारा, जो बॉन्ड के रूप में हो सकती है, ऋण पत्र के रूप में हो सकती है, समता अंशों के रूप में हो सकती है, पूर्वाधिकार अंशों के रूप में हो सकती है, सीपी यानी कॉमर्शियल पत्र के रूप में हो सकती है, किसी भी वित्तीय संस्था से रिलेटेड हो सकती है। ये जितनी भी प्रतिभूतियाँ जो शेयर मार्केट के माध्यम से जारी की जाती है, इनको जारी करने के बाद में शेयर मार्केट का ये काम होता है कि वो उनकी रेटिंग करे। रेटिंग का मतलब है साख क्षमता का मूल्यांकन करे। कोई भी कंपनी, कोई भी निगम, कोई भी संस्था, कोई भी वित्तीय संस्था अन्य जब प्रतिभूतियाँ जारी करेगी तो जारी करने से पूर्व उसे मार्केट से अपने अंशों, अपने ऋण पत्रों, अपने डिवेंचर, समता, पूर्वाधिकार जो भी है सबकी अलग अलग रेटिंग करानी होगी। रेटिंग के आधार पर यह तय किया जाता है कि इनकी कितनी कैपेबिलिटी है क्रेडिट की। तो उसके आधार पर कंपनियों के मार्केट में अंशों का मूल्यांकन होता है। किसी कंपनी के अंश का मूल्यांकन बहुत ऊंची दर पे चला जाता है, किसी का नीची दर पे रह जाता है। तो सीधा सीधा कारण यह है कि मार्केट में उनकी रेटिंग क्या है। प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि रेटिंग का निर्धारण ये किस प्रकार से करती है। तो रेटिंग का निर्धारण करने से पहले ये जानना होगा कि रेटिंग होती क्या है। तो रेटिंग से अभिप्राय सभी प्रकार की प्रतिभूतियों को एक निर्धारित दर पर, सभी प्रकार की प्रतिभूतियों को एक निर्धारित रेट, मार्क और मार्क का उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के तौर पे रिलायंस कंपनी ने अपने अंश प्रतिभूतियाँ जारी की तो रिलायंस को मार्केट ने 1 नंबर दिया, तो उसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है। बजाज ने अपने अंश जारी किए, उसको 2 नंबर दिए, तो इसका मतलब बजाज की रेटिंग रिलायंस से कम है। कल HDFC ने कोई प्रतिभूतियाँ जारी की, उसको 3 नंबर मिले, तो इसका मतलब HDFC की रेटिंग 3 नंबर पर है। तो रेटिंग के जो ये नंबर आते हैं, रेटिंग का ये जो निर्धारण होता है, उसके आधार पर प्रतिभूतियों का मार्केट में चलन रहता है। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? तो बॉन्ड या ऋण पत्र का हो सकता है। जब कोई निगम, कंपनी, सरकार द्वारा बॉन्ड या ऋण पत्र निर्गमित किया जाता है तो उसे बॉन्ड या ऋण पत्र की रेटिंग कहा जाता है। वो अपने किस आधार पे खुद करना चाहती है, किस प्रकार से वो क्रेडिट लेना चाहती है, कितने के जारी करना चाहती है। समता रेटिंग क्या होती है? कंपनी द्वारा समता अंशों का निर्गमन समता रेटिंग कहलाती है कि समता की कौन सी दर पर वो निर्धारण करना चाहेंगे। पूर्वाधिकार अंशों की रेटिंग क्या होती है? कंपनी द्वारा पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन पूर्वाधिकार अंश रेटिंग कहलाता है। इसी प्रकार व्यापारिक पत्र, जिसको अपन सीपी बोलते हैं, कॉमर्शियल पेपर, यह एक प्रकार का अल्पकालीन ऋण कहलाता है। व्यापारिक ऋण पत्र निर्गमन निर्माण करने वाली कंपनियों, वित्तीय कंपनियों, व्यापारिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें उपकरण की रेटिंग व्यापारिक पत्र की रेटिंग कहलाती है। जब इनको जारी करेंगे तो इनकी भी रेटिंग वही कहलाएगी। स्थायी जमा रेटिंग, स्थायी जमा कार्यक्रम मध्यम अवधि का असुरक्षित ऋण कहलाता है। फिक्स डिपॉजिट के आधार पर जो लोन लिया जाता है वो असुरक्षित लोन कहलाता है। इसकी रेटिंग स्थायी जमा रेटिंग कहलाती है। ऋणदाता की रेटिंग, जिसने लोन दिया है, तो अगर उससे रेटिंग करवानी है, उसको मूल्यांकन करना है, तो खूब सारे ऋणदाताओं में से जिसका आपने चयन किया है, जिससे आपने लोन लेना तय किया है, तो उसकी रेटिंग हो जाएगी। व्यक्तिगत रेटिंग में किसी भी व्यक्ति की रेटिंग की जा सकती है, व्यक्तिगत रेटिंग कहलाती है। ढांचागत दायित्व ऋण, यह एक प्रकार का दायित्व ऋण होता है, संपत्ति आधारित प्रतिभूति है। साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसी व्यवहार जोखिम के साथ निर्धारण करती है। यानी कोई न कोई प्रतिभूति या ढांचागत दायित्व उसके विरुद्ध रखा जाएगा, वो इस प्रकार का भी हो सकता है। उसके बाद में है मूल्य रेटिंग। देश की रेटिंग को क्या लिखा हो,
मूल्य रेटिंग। देश की रेटिंग को कहा जाता है जब कोई ऋण का विस्तार किया जाता है या प्रमुख विनियोग किया जाता है तो उसे मुख्य रेटिंग कहा जाता है। तो मुख्य रेटिंग या मूल्य रेटिंग नहीं है, मुख्य रेटिंग है। मुख्य रेटिंग है देश के अंतर्गत उनकी क्या सिचुएशंस है, क्या उसकी पोजीशंस है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए HDFC ने शेयर जारी किया, उसके पहले बजाज ने किया, उसके पहले रिलायंस ने किया, तो पूरे देश में 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है, 3 नंबर पे कौन है, उनकी मार्केट में क्या गुडविल है, उनके मार्केट में क्या सिचुएशंस है, उनका क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, उन्होंने पहले जो ऋण जारी किए थे कितना उन्होंने डिवेंचर दिया, कितनी अवधि के लिए जारी किया, कंपनी कितना लाभ कमाती है, विगत वर्षों में कितना लाभ कमाया है, कितना री इन्वेस्टमेंट किया है, कितना इन लोगों ने प्रोजेक्ट पे खर्चा किया है, कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट है, सरकार से कितना लोन ले रखा है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर रेटिंग में डिपेंड करती है। साख क्षमता मूल्यांकन क्यों किया जाता है, रेटिंग क्यों की जाती है? तो साख क्षमता मूल्यांकन के उद्देश्य जो हैं वो प्रमुख हैं। विनियोगताओं तक सही, प्रामाणिक व कम लागत में सूचनाएं उपलब्ध कराना। हम इसलिए रेटिंग कराते हैं कि जो पैसा हमारी कंपनी में लगाने वाले हैं, जो हमारे विनियोग करता है, उनको सही चीज़ मिले, स्टैंडर्ड की चीज़ मिले और कम लागत में सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाए। तो मिनिमम कॉस्ट में शेयर मार्केट की सारी सिचुएशंस का वैल्यूएशन कर लेना हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। संस्थागत विनियोगताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करना। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब यह है कि हमने एक कंपनी खोली है, हमने पैसा जनता से मांगा था, लेकिन पब्लिक से पैसा नहीं मिलके हमें बहुत सी बैंकों ने पैसा देने को तैयार हो गए। हम पैसा देने के लिए ICICI आगे आ गई, HDFC आगे आ गई, UTI आ गई, LIC आ गई, GIC आ गई। तो ये सब संस्थागत विनियोग करता है। तो संस्थागत विनियोगकर्ताओं को हमारी रेटिंग के आधार पर पैसा देने में सहूलियत होती है। वो हमारी रेटिंग देख लेते हैं, रेटिंग के आधार पर उन्हें पता लग जाता है कि हमारी कंपनी की क्या मार्केट में सिचुएशन है, हमारी कंपनी की कितनी गुडविल है। इसके लिए भी रेटिंग कराना जरूरी होता है। सूचनाएं एकत्र करवाना, प्रोत्साहन करना, लेखा स्टैंडर्ड का पालन करना व वित्तीय सूचनाओं को सुधार करवाना। अब मार्केट में क्या पोजीशन है हमारी, हम मार्केट में कहाँ रन कर रहे हैं, हम मार्केट को कितना गेन कर सकते हैं, हम मार्केट में अपना क्या वर्चस्व रखते हैं। कोई भी कंपनी है, एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा, आज से कुछ साल पहले तक पवन ऊर्जा की जितनी भी कंपनियां थी जिन्होंने विंड्स प्रोजेक्ट लगाए थे, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी थी एनरॉन करके। एनरॉन कंपनी ने पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इस पूरे बेल्ट में अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट करके और एक प्रोजेक्ट और कंपनी के रूप में सरकार से, जनता से पैसे लिए। उस समय की सिचुएशंस थी, उसमें पैसे लगे, जगह जगह आप देख लिए पवन चक्कियाँ लगी हुई है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो बिजली बनाता है। अब कुछ समय में वो प्रोडक्ट फेल हो गया। अब सारा प्रोडक्ट चलता सोलर बेस्ड, सौर ऊर्जा का। तो सौर ऊर्जा में कंपनी ज़्यादा सक्सेस हो रही है, पवन ऊर्जा की कंपनियां फेल हो गई। तो एनरॉन कंपनी में जिन्होंने भी पैसा लगाया, जिन लोगों ने, एक बूम आया था, उस बूम के अंतर्गत खूब सारा पैसा लगाया, उनको उनका रिटर्न नहीं मिल पाया। आज वो कंपनियां घाटे में गई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें उस कंपनी की एक्चुअल सिचुएशंस क्या है, कितने समय तक मार्केट में रन करेगी, कितने समय तक हमें पैसा देगी, हम कितने समय तक उसे लाभ कमा पाएंगे और उनका भविष्य क्या है, ये सारी सूचना एकत्रित करना जरूरी होता है। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले विनियोगकर्ताओं के लिए जानना जरूरी है। मर्चेंट बैंकर, दलाल, अधिकारी आदि ऋण संबंधी मामले में सहायता करना है। अब लोन देने और लोन लेने वालों के बीच में भी कई कड़ियाँ हैं, जैसे मर्चेंट बैंकर है, दलाल है, अधिकारी है, कई प्रकार की मार्केट सिचुएशंस होती है, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि इन सूचनाओं से हमें अवगत कराया जाए। उच्च श्रेणी के मूल्यांकित कंपनियों की ब्याज लागत में कमी करना। जो हाई क्वालिटी की, हाई रेंज की कंपनियां हैं, जिनका गुडविल टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी ब्याज की लागत में कमी करना, उनको बहुत ही कम ब्याज दर पे पैसा उपलब्ध करा देना भी हमारा उद्देश्य होता है।
निर्गमनकर्ता को विपणन साधन के रूप में सहायता कराना। अब जो हमारा निर्गमन करता है, निर्गमन करता मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमें पैसे दे रहा है, उसकी मार्केटिंग सिचुएशंस क्या है, उसके मार्केट की क्या कंडीशंस है, कितना कुछ है, उसका भी सब पता होना चाहिए। ऋणी में अनुशासन बढ़ाना जिससे कि समय पर भुगतान कर सके। अब जो जिसने पैसा दिया है उसको समय पे वापस पैसा मिलना भी तो चाहिए, तो समय पे पैसा मिलना चाहिए, समय पर उसको भुगतान हो सके, इसके लिए हमें अनुशासित रहना होगा, यानी समय पर भुगतान करना होगा। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब आपकी रेटिंग हुई हो। तो रेटिंग करने के 7 उद्देश्य हैं, अलग अलग प्रकार की रेटिंग है। रेटिंग का अलग से परीक्षा में प्रश्न आता है जो यूनिट नंबर 5 के FMO में है। तो आप लोग इसको आज के वीडियो में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है, शायद आपको समझ में आया होगा। इस बारे में वापस जब भी क्लासेस होगी या जैसे भी मौका पड़ेगा अपन समझाने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।